आपको ये सोचना होगा कि मोदी शाह नहीं तो कौन। वो फेज आ गया है। आशीष, आपको भी कि बीजेपी से कहीं ना कोई गलती हो रही है और अब उस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है, क्योंकि जो ब्रांड मोदी को भुनाने की बात चल रही थी वो पूरी तरीके से भुना नहीं पाई बीजेपी। अब वो नया अध्यक्ष ही है, वो ग्लोरी दिला सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ आसानी है। अब जो ब्रांड मोदी के दम पर ही हरियाणा में 2 बार जीत चुके हैं। अब जम्मू कश्मीर सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, ये उस फैसले का भी चुनाव है जो 19 में लिया गया था, धारा 370 हटाने का। मोदी जी वही गलती कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अटल बिहारी वाजपेयी वो अपने आप को लिबरल दिखाने की कोशिश करते रहे 2003 के बाद से, और बीजेपी का ग्राफ घट गया। दशा की क्या होगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो 2 बार से काम कर रहा है और हम तीसरी बार भी देख रहे हैं, क्या वो बदला जा सकता है या फिर आगे आने वाले समय में कुछ परिस्थितियां ऐसी गड़बड़ हो सकती हैं बीजेपी के लिए? नमस्कार, अनकॉमन टॉक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। 2 और सहयोगी मेरे साथ हैं, विजय साहब हैं, साथ ही साथ आशीष साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम बातचीत करने वाले हैं खास तौर पर जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहे हैं और हरियाणा में जो इलेक्शन होने वाले हैं, अगर उसका नतीजा आएगा तो बीजेपी पर आखिर क्या फर्क पड़ेगा। क्या बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का चुनाव भी इस वक्त चल रहा है, क्या उस पर भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा या पूरी बीजेपी पर यह असर डालेगा? क्या आप दोनों को लगता है? सबसे पहले मैं आशीष आप पे ही आता हूं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो हवा है वो बीजेपी के खिलाफ कश्मीर में ज्यादातर है, लेकिन जम्मू में हाँ बीजेपी से मिलती जुलती है, हरियाणा में बिल्कुल भी नहीं है। और जो नतीजे आएंगे वो वाकई ये तय करेंगे कि बीजेपी की दशा की क्या होगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो 2 बार से काम कर रहा है और हम तीसरी बार भी देख रहे हैं, क्या वो बदला जा सकता है या फिर आगे आने वाले समय में कुछ परिस्थितियां ऐसी गड़बड़ हो सकती हैं बीजेपी के लिए? नहीं, बीजेपी के लिए वक्त तो बुरा ही चल रहा है, चाहे कोई कुछ भी कह ले। 2024 लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे, जो ब्रांड मोदी को भुनाने की बात चल रही थी वो पूरी तरीके से भुना नहीं पाई बीजेपी। 400 पार का नारा दिया और कहाँ सिमट कर रह गए। जो उनके नारे के जो उन्होंने दिया उसकी अपेक्षा कहाँ सिमट कर रह गए। अब जो ब्रांड मोदी के दम पर ही हरियाणा में 2 बार जीत चुके हैं। अब जम्मू कश्मीर सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, ये उस फैसले का भी चुनाव है जो 19 में लिया गया था, धारा 370 हटाने का। उसके बाद आपने तमाम किए कि कश्मीर बहुत अच्छा हो गया है, कश्मीर में हालात सुधर गए हैं, लोग 370 को जो हटाने का फैसला सरकार ने लिया उसके साथ दिख रहे हैं। अगर साथ दिख रहे हैं तो चुनावी नतीजों में उसका असर दिखना चाहिए, उसकी भी परीक्षा है। और बाकी बात ये भी है कि जो ब्रांड मोदी की चमक जो धीमी मतलब हल्की पड़ती जा रही है, उसको लेकर लगातार जो तमाम गुट निखर कर आ रहे हैं, उभर कर आ रहे हैं जो बीजेपी के अंदर, उनकी भी आवाज उठती रहती है बीच बीच में। तो अगर झारखंड के चुनाव तो बाद में होंगे, महाराष्ट्र के चुनाव बाद में होंगे, उनकी भी चुनौती है, दिल्ली की भी चुनौती है, तो हरियाणा में तो पूरी तरीके से बीजेपी को ये माना जाए कि वो साइडलाइन चली गई है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी के पक्ष में पूरी तरीके से माहौल बनता हुआ नहीं दिख रहा है, और महाराष्ट्र में भी अमित शाह लगातार कैंपिंग कर रहे हैं, हालात बनाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के पक्ष में। तो इसका असर जरूर पड़ेगा, ब्रांड मोदी पर पड़ेगा। मोदी 3.0 जो सरकार है उसके जो आने वाले जो दिन है और उसमें जो फैसले होंगे उन पर भी पड़ेगा, क्योंकि आपको सहयोगियों को साथ लेकर अब चलना ही पड़ेगा। ठीक है, तमाम चुनौतियां आएंगी उनके नतीजों में। मैं अपनी बात एक कह देता हूं, फिर आप कहिएगा, क्योंकि आप हरियाणा और जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी कैसे भी सरकार बना लेगी। सरकार बनाने तक की मैं बात करता हूं, ये नहीं कहता हूं कि मजबूत स्थिति में बीजेपी रहेगी। लेकिन क्या विजय साहब, अगर ऐसा होता है कि एक जगह बीजेपी की सरकार बनती है, एक जगह कांग्रेस की सरकार बनती है, तो क्या ये टाइप वाली स्थिति रहेगी कि और मोदी के चेहरे का भी थोड़ा सा स्थिति रहेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि रैलियां किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव एक तरीके से हो रहा है, इसे कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले जब बात होती है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होते हैं तो वहां नतीजे जिस तरह के आते हैं, सबको पता है बीजेपी के लिए वो मुफीद नहीं होते। बीजेपी का जो भी स्टेक है वो जम्मू में है। अगर मान लीजिए जम्मू में एंटी इनकम्बेंसी हुई, केंद्र सरकार की भी हो सकती है, लंबे अरसे बाद वहां विधानसभा का चुनाव हो रहा है, आप भले ही बोल रहे हैं कि बीजेपी जोड़ तोड़ के साथ सरकार बना लेगी, लेकिन हो सकता है कांग्रेस उस रीजन में अच्छा करे। ये पॉसिबिलिटी है कि कांग्रेस अच्छा करे, लेकिन उस नतीजे से पैन इंडिया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ब्रांड मोदी को झटका नहीं लगेगा। मुस्लिम और मोदी कभी एक साथ एक मंच पर भली नजर आए, लेकिन वोटों के मामले में मोदी बड़े वो रहे हैं अनलकी, उनको मुसलमान वोट नहीं करते। तो जम्मू कश्मीर के चुनाव को आप अलग कर दीजिए, हरियाणा
हरियाणा से जो नैरेटिव बिल्ड होगा वो झारखंड भी पहुंचेगा, वो महाराष्ट्र भी पहुंचेगा, वो दिल्ली भी पहुंचेगा, उसके बाद बिहार भी पहुंचेगा, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल भी पहुंचेगा। ये सीरीज में इलेक्शन होने हैं सारे, और ये बड़े स्टेट्स हैं। यहाँ जो नैरेटिव बिल्ड होगा उससे मोदी जी का जो कद है घटेगा बढ़ेगा वो डिसाइड होगा। और उससे बड़ी बात यह है कि एक फटीग फैक्टर होता है, एक नेता अगर लंबे वक्त तक सत्ता में रहता है तो लोग ऊब जाते हैं। मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि नवीन पटनायक के साथ भी वो हुआ है, कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी वो हुआ था, मनमोहन सिंह के साथ भी वही हुआ है। मनमोहन सिंह ने 10 साल में बहुत अच्छे काम किए। कल शायद उनका बर्थडे था, हाल ही में बर्थडे था, लेकिन लोग हो जाते हैं थोड़े। क्या होता है कि अगर आप घर में हैं, दाल और रोटी सबसे अच्छा भोजन माना जाता है, ठीक है, दाल चावल भी सबसे अच्छा भोजन माना जाता है, लेकिन आप उसको 300 दिन खाने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। लोगों को चेंज चाहिए, लोगों को तड़का चाहिए, लाइफ में भी पॉलिटिक्स में भी। आपने उनको आयुष्मान कार्ड दिया, आपने उनके घर बनवा दिए, लोग बोलेंगे अब नया क्या। अब एक ही स्कीम पर हर 5 साल में आपको जनता वोट करे ये भी जरूरी नहीं है। जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश में 5,000 रुपए हर गरीबों को दे रहे थे स्कीम्स के जरिए, लोगों ने उनको नकार के चंद्रबाबू नायडू को वोट किया, 5 साल में वो उग गए। तो आप समझ सकते हैं 5,000 रुपए महीना देना कितनी बड़ी बात है किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन जनता ऊब जाती है। मोदी जी भी इंसानी है, भले ही वो उनके बारे में कांग्रेस कहती है कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, उनके एक बयान को कोट करती, लेकिन हकीकत यह है कि ऊब तो होती है, आप बोर हो जाते हैं। वो बोरियत बीजेपी से भी होगी, जैसे इंदिरा गांधी से भी लोग बोर हो गए थे, उनको भी हरा दिया था। कई इतिहास में नेता हमारे हुए हैं जो पीछे चले गए। इनकी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। इन्होंने बताया कि तमाम राज्यों पे असर पड़ सकता है, तो हालिया जो उपचुनाव यूपी में 10 सीटों पर होने वाले हैं उनकी भी तारीख अभी तक तो खैर आई नहीं है, लेकिन उस पर भी असर दिख सकता है। लेकिन ये पूरी तरीके से उपचुनाव को लेकर कैंपेन का जिम्मा तो एक तरीके से यूपी में तो योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं, लेकिन असर हो सकता है उसका भी। साथ ही बात हुई तड़के की, दाल की, तो दाल तड़के की जब बात होती है, अगर दाल को तड़का ही तड़का लगाया जाए, जैसे ब्रांड मोदी तैयार किया गया, सिर्फ तड़के पे तड़का लगाया जा रहा है, और लेकिन जब आदमी निवाला ले रहा है आम आदमी, तो उसमें खाली तड़के की जलनी महसूस हो रही है। देखिए उसका भी असर दिख सकता है। देखिए मैं ये बोलता हूं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे वो चुनाव जीतकर बने या बीजेपी खुद किसी और को बनाए या नए अध्यक्ष बने, तो फिर दबाव बढ़े और मोदी जी रिजाइन करें, जो थ्योरी गढ़ी जा रही है, ठीक है। लेकिन इतिहास में जब भी आकलन होगा मोदी का, तो एक रिफॉर्मर के तौर पर होगा, जिन्होंने कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जो पढ़ाए जाएंगे सिलेबस में। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं उनको एडमायर करता हूं, एक पत्रकार के तौर पर मैं सोचता हूं कई ऐसे काम उन्होंने मोदी जी ने किए जो मील का यही बात दर्शकों को बताने वाला था। आप एमपी में है, सारी सीटें आपने बीजेपी को दी हैं, आप इस तर्ज पे नहीं बोल रहे हैं, आप एक पत्रकार हैं, उसी तर्ज पे ये बात बोल रहे हैं। ये मैं कहीं ना कहीं इसलिए हंस रहा था जब आप बोल रहे थे, यही सोच के हंस रहा था। लेकिन अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे आते हैं, क्योंकि जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उन्होंने बीजेपी को मजबूत करने का काम किया है, चाहे अमित शाह रहे हो या नड्डा साहब रहे हो। लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी रही हैं, अभी हाल फिलहाल में नड्डा साहब की आरएसएस को लेकर या कुछ ऐसी हुई है जिससे बीजेपी की डामाडोल वाली स्थिति बनी है, आप कुछ भी कह लीजिए। लेकिन अब जो चेहरा आएगा, क्या वो बीजेपी को मजबूत करेगा? क्या उस चेहरे की वजह से मोदी जी को साइडलाइन किया जाएगा? ऐसा कुछ होगा? मैं पहली चीज ये है कि चेहरा कौन आएगा उससे ज्यादा ये मायने रखता है क्या वो संघ की ओर से आएगा, क्या वो मोदी और शाह की जोड़ी की ओर से आएगा। क्योंकि अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो किसके करीबी हैं सबको पता है, वो कैसे वो इस पर तक और बीजेपी का जुड़ाव का तो पहले से नहीं, किस जेपी नड्डा अगर आए हैं तो मेरिट के बिहाफ पे नहीं आए, लाजमी है। अमित शाह को आप कह सकते हैं कि उन्होंने यूपी में अच्छा परफॉर्म किया और उनकी ताजपोशी की गई और उनको अध्यक्ष बनाया गया, फिर अगली सरकार में वो गृह मंत्री बने, फिर तीसरी बार सरकार बनी, फिर से गृह मंत्री बने। ये उनका अचीवमेंट है। अमित शाह के सीवी में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के पोर्टफोलियो में नहीं है। अब मैं आता हूँ नड्डा साहब पे। नड्डा साहब हिमाचल के रहने वाले हैं, ठीक है। हिमाचल के स्टेट में चुनाव होते हैं, हिमाचल में बीजेपी हार जाती है, बुरी तरह से हारती है। मैं तो बुरी तरह से ही बोलूंगा, क्योंकि अगर आपके केंद्र में सरकार है, इतना कैंपेन आपने मोदी जी से करवाया, उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस जीत गई, राहुल गांधी उस चुनाव से दूर रहे, प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला, ये तमाम फ्रीबीज का जो ताना बाना गारंटी का वहीं से शुरू हुआ था, जो कॉपी कहीं ना कहीं कांग्रेस की बीजेपी भी कर रही है। अब जो अध्यक्ष आएगा, क्या वो न्यूट्रल होगा? ना वो शाह खेमे का होगा, ना नितिन गडकरी का कोई करीबी होगा। क्या वो मोहन भागवत बोलेंगे नहीं इसे बनाओ? क्योंकि बीजेपी में सरप्राइज एलिमेंट कई होते रहे हैं। जब नितिन गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था
तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि अटल आडवाणी के रहते हुए, मुरली मनोहर जोशी के रहते हुए, इतने दिग्गज नेताओं के रहते हुए महाराष्ट्र से एक बंदे को बुलाया गया, उसको अध्यक्ष बनाया गया। दिल्ली में उसकी कोई पहचान नहीं थी। महाराष्ट्र गडकरी साहब का जिक्र हुआ, महाराष्ट्र में जरूर उनकी गडकरी पहचान। साहब को जो भेजा था आरएसएस ने भेजा था, और अगर अनबन नहीं हुई होती बीजेपी और आरएसएस के बीच, अब तक तो चुनाव हो जाना चाहिए था बीजेपी के अध्यक्ष का। और अगर मोदी शाह की जो जोड़ी की जो धमक पहले बोली जाती थी, जो ब्रांड वैल्यू जो उनकी आंकी जाती थी तमाम विरोधी दलों में और चुनावी पिच पे भी जो आंकी है, अगर वो वही रही होती तो उन्होंने अपनी तरफ से किसी को आगे करके बना दिया होता। लेकिन अभी वेट एंड वॉच की भूमिका है, वो जैसा सिनेरियो क्रिएट हुआ वो इसी वजह से हुआ है कि अभी एक तरीके से इस ब्रांड की असली परीक्षा बाकी है कि इसकी चमक सच में बरकरार है या फिर सिर्फ बातें ही गढ़ी जा रही हैं कि ब्रांड मोदी के नाम पर हर जगह चुनाव जीते जा सकते हैं। देखिए हरियाणा के नतीजे चौंकाने वाले नहीं होंगे, ये आपको भी पता है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस को वहां एज है, कांग्रेस वहां भले ही गुटबाजी में डिवाइड है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस उस स्थिति में है कि चुनाव आसानी से निकाल लेगी। क्योंकि आप देखिए ना, बीजेपी बैकफुट पर थी कहीं ना कहीं। मुझे ये लगता अगर है जिस दिन खट्टर को हटाया गया, एक दिन मोदी जी बोलते हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, दूसरे दिन हटाया जाता है, 10 में से 5 सीटें हो जाती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को पता है कि नंबर उनके भाग में नहीं आएगा। पर बीजेपी से गलती हो रही है। आपने हिमाचल की बात की, नड्डा साहब हिमाचल से आते हैं, लेकिन वहां परिस्थितियां कैसी रही। लेकिन आप कांग्रेस से आनंद शर्मा साहब को देख लीजिए, किस तरीके से वो आए नहीं ऊपर। कहीं आपने चेहरा देखा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने जमीन स्तर पर काम किया। तो कहीं क्या लगता है कि आशीष आपको भी कि बीजेपी से कहीं ना कोई गलती हो रही है और अब उस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है, क्योंकि सबसे मजबूत पार्टी का होना होता है मेरे हिसाब से, तभी आप अपने हिसाब से प्रधानमंत्री को रख सकते हैं या फिर तमाम चीजें होती हैं। क्या वाकई ऐसा है कि गलती सुधारिए, नहीं तो जाइए? नहीं, संघ ने जो क्या किया था जब पीएम मोदी मतलब बीजेपी की प्रचार समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, तो क्या संघ ने तो उनका नाम आगे बढ़ाया था? 2013। लेकिन उसके बाद दौर ऐसे बदला कि हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंजता चला गया, मोदी मोदी मोदी। और बीजेपी हो चाहे आरएसएस, सब हाशिए पर चलते के। अब तमाम जो संगठन जिस तरीके से बुना गया था, संघ तमाम लीडर भेजता था जो जमीन पे भी काम करते थे और संगठन के तमाम नेताओं के बीच कोऑर्डिनेट का भी काम करते थे, कोऑर्डिनेशन भी बनाते थे। लेकिन वो भी सब हाशिए पे चले गए, सिर्फ 2 लोगों की चली, मोदी की चली, यहाँ पे अमित शाह की चली। अब उनके नाम पर जीत मिल रही थी तो चलेगी भी उनकी, ये भी लाजमी है। लेकिन जब ये चीजें दरकेंगी, जो भी मतलब बनी हुई हवा बनी हुई है और जो भी मतलब मीनार खड़ा किया गया है सफलता का, अगर वो दरकता दिखाई देगा तो भाई फैसले फिर आरएसएस लेगा, दोबारा फिर से वही लेगा। और यही चक्कर है जिस चक्कर में ये लेट हो रहा है नाम लगातार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। अभी 2 नाम आगे चल रहे हैं, जैसे संजय जोशी का नाम चल रहा है, वसुंधरा राजे का नाम चल रहा है, यूपी से भी तमाम नाम आगे चल रहे हैं। तमाम नेताओं ने कैंपेन भी करके रखी, दिल्ली में आए, कई दिन बिताए, लेकिन उसका हल क्या निकला, क्या निकलेगा, ये भविष्य में ही पता चलेगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी अब उस दौर में पहुंच गई है कि उसको ये सोचना होगा कि मोदी शाह नहीं तो कौन। वो फेज आ गया है, अब वो नया अध्यक्ष ही है, वो ग्लोरी दिला सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सब कुछ आसान ही है, आने वाले जितने इलेक्शन हैं वो मुश्किल होने जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन आगाह भी तो आप ये नहीं कह सकते ना, आगाह भी कई लोगों ने किया। अब मैंने तो कई नेताओं को सुना, अब ऐसा हो गया था कि बीजेपी मोदी, मोदी बीजेपी। हाँ। अब ये क्या सबसे बड़ा फैक्टर रहा? क्योंकि कई नेताओं ने बोला भी, मीडिया के सामने भी बोला, लेकिन उसको भी नकार दिया गया। और क्या मोदी बीजेपी, बीजेपी मोदी, ये माइनस पॉइंट हो गए? देखिए, नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो डिसीजन लेते हैं और पीछे नहीं हटते, लेकिन कई बार उनको पीछे हटना पड़ा है। ये वैसी स्थिति है कहीं ना कहीं जो स्थिति इंदिरा गांधी ने भी अपने जीवन में फेस करी है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी से कहा जाता है कि मोदी जी इंदिरा गांधी से बहुत ऑब्सेस है, वो उनकी लाइन पर पॉलिटिक्स करते हैं। इंदिरा गांधी के साथ जो हुआ वो दुर्भाग्य था, लेकिन मोदी जी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं अपनी पॉलिसीज को लेके, मुझे नहीं लगता है कि अब उनके पास और कुछ ऐसा है जिस पर जनता अब एतबार करेगी। अब जनता भी चाहेगी कि बीजेपी की ओर से कोई नया आए और फिर पार्टी क्लोजिंग करें। क्लोजिंग यही है कि जनता, अगर आप देखो बीजेपी को इतना प्रचंड बहुमत ना मिला हो, लेकिन बहुमत तो मिला है, गठबंधन के सहयोगियों के साथ ही मिला, बीजेपी को बहुमत मिला है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जनता बीजेपी से नाराज थी, बीजेपी से नाराज होती तो पूरी तरीके से नकार भी सकती थी, लेकिन हाँ बीजेपी के काम करने के तरीके से नाराज थी। अब सवाल उठता है कि काम कौन कर रहा था। सबको पता है कि 2 ही लोग फैसले लेते हैं बीजेपी में अभी तक फिलहाल,
तो उनकी कार्य नीति और जो भी तमाम तरह की नीतियां रही हैं उनसे नाराज होगी। तो बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो चेहरा है, जो प्रेजेंट किया जा रहा है जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच, उसमें बदलाव चाहती होगी कहीं ना कहीं जनता। वो नतीजों में भी दिखा और आगे वाले चुनाव के नतीजों में भी। एक चीज लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा कि मोदी जी वही गलती कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जिसके बारे में हमेशा चर्चा होती रही है मीडिया में। अटल बिहारी वाजपेयी वो अपने आप को लिबरल दिखाने की कोशिश करते रहे 2003 के बाद से, और बीजेपी का ग्राफ घट गया। बीजेपी की ताकत हिंदुत्व है, अगर आप इससे दाएं बाएं गए तो आपका नुकसान ही है। नहीं, मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप परिवार से नाराजगी रखिए, लेकिन अगर आपने जनता को कहीं ना कहीं नाराज किया तो आप बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, एक आप धाराशायी हो जाएंगे, और वही कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ हो सकता है। हम क्वेश्चन मार्क लगा के ये बात कह रहे हैं, भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते, हम पत्रकार हैं। हाँ, कुछ चीजें देखते हैं, उसके अनुसार ही कुछ बातें कह सकते हैं। आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विजय विजय साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, क्योंकि आपके मुद्दे पर हम अनकॉमन टॉक करते हैं, और अगले हफ्ते फिर आपके सामने हाजिर होंगे अनकॉमन टॉक लेके। कॉमन बातें होंगी। मुझे इजाजत दीजिएगा, नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।